जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये भारत के भविष्य का निर्णय करने वाला है। ये लोकसभा का चुनाव जितना महत्वपूर्ण था, ये करीब करीब उससे ज्यादा महत्ता वाला राज्य है मेरे हिसाब से आज की तारीख में। वो इसलिए कि चलिए, लोकसभा के अंदर जब चुनाव हुआ तो एक जनता ने निर्देश दिया कि मोदी जी, अब आपकी जो एक नीति है कि हर कानून को आप धक्का देके पास करा लेते हैं लोकसभा राज्यसभा में, अब हम आपको वो स्थिति नहीं देंगे। हम आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि आपको बैसाखियों की जरूरत होगी और आप निरंकुशता से बिल पास नहीं करा पाएंगे। वो देश की जनता ने कर दिया। अच्छा, देश की जनता ने किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान दो प्रदेशों ने किया, जो बड़े प्रदेश हैं। एक उत्तर प्रदेश ने किया, एक महाराष्ट्र ने किया। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला था, उसने काम किया। कांग्रेस से उनके गठबंधन ने काम किया। और जो भूतों ने भविष्य थे, अभी तक जो मुलायम सिंह यादव नेताजी भी नहीं कर पाए थे, उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने ली और कांग्रेस को भी बढ़िया सीटें मिल गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक तो उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया और दूसरा निर्णय महाराष्ट्र ने लिया, जहां वोट परसेंटेज तो करीब करीब बराबर था, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक तरह से महायुति को पूरी तरह से पछाड़ दिया। अजीत पवार से शरद पवार भारी पड़े, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से भारी पड़े और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से भारी पड़ी, जो आज की भी स्थिति है महाराष्ट्र की। लेकिन जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के जैसा था, जो मैं मानता हूं और आप भी सहमत होंगे। पहली बात तो ये कि अगर महाराष्ट्र इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी जीत गई तो एक तो देश की आर्थिक राजधानी विपक्ष के हाथ में आ जाएगी। और जो उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया है, और अब तो इलेक्शन के पहले दिया, तो एक प्रकार का वादा ही है कि अगर महाविकास आघाड़ी जीती तो अडानी जी का जो धारावी का भीषण लैंड बैंक उनको गिफ्ट कर दिया गया है, हम उस कानून को वापस कर देंगे और उनको, अडानी जी को, वो जो दिया गया है औने पौने दाम पे, उसको हम नहीं स्वीकृत करेंगे। और यह भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को गुजरात भेजा गया है, जबरियन भेजा गया है, दबा के भेजा गया है, और महाराष्ट्र के अंदर रोजगार के सृजन को रोका गया है, उसका भी वो रोक लगाएंगे और महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये अपील जो है, और फिर तीसरी अपील उनकी धोखाधड़ी वाली जो है, वो भी महाराष्ट्रीय जनमानस में काम कर रही है। तो एक तो अडानी के अगेंस्ट धारावी का प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्री का शिफ्ट होना, और तीसरा एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का धोखा देना, ये तो काम कर ही रहा है। अच्छा, जो चौथी एक वीकनेस थी पार्लियामेंट इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर, कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का, एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह था वो नया था। पुराने चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए थे, अजीत पवार को मिल गए थे, तो जनता के बीच तक वो पकड़ नहीं पहुंची थी कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। अब वो स्थिति भी पलट गई है और अब ज्यादातर जनता ये जानती है कि शरद पवार का चुनाव चिन्ह क्या है और उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जनता ने निर्णय दिया है, उससे बेटर ही रिजल्ट आने की संभावना मैं देखता हूं महाविकास आघाड़ी को। तो महाविकास आघाड़ी जीतती है तो दिल्ली के अंदर की जो सरकार है उसके बदलने की भी बहुत बड़ी चांसेस मुझे लगती हैं, और 10 दिन के अंदर वो सरकार बदल जाएगी। लेकिन अगर हाँ महायुति की सरकार बनती है, अगर राजीव अग्रवाल साहब बहुत ज्यादा उसके अंदर काम कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर अगर महायुति की सरकार बनती है तो ये सरकार 5 साल चलेगी। ना तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, ना नीतीश कुमार लेंगे। उसके बाद कोई, मेरे ख्याल से कोई सफलता अपोजिशन को नहीं मिलनी। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपको शायद आश्चर्य होगा, वो मुझे ऐसा लगता है पार्लियामेंट इलेक्शन में जो नहीं था वो असेंबली इलेक्शन में उभर कर सामने आ गया। क्योंकि अजीत पवार को भी आइडिया नहीं था कि महाराष्ट्र इस प्रकार का मैंडेट देगा। वो सोच रहे थे कि मोदी जी का मैजिक चलेगा और क्लियर मेजोरिटी मोदी जी को मिल जाएगी तो उनके संरक्षण ही में रहना उनके लिए उचित है।
लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में जो उनको संदेश मिला है, अब वो खुलकर सामने आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा नुकसान महायुति को उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचा रहे, शरद पवार नहीं पहुंचा रहे, नाना पटोले कांग्रेस में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान अजीत पवार महायुति को पहुंचा रहे हैं। अब देखिए 3-4 मुद्दे हैं, आपके सामने रखता हूं, आप सहमत होंगे। नंबर 1, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम है, कोई खोते साहब हैं, वो सदाभाऊ खोते उनका नाम है। वहां इसी प्रकार के नाम होते हैं महाराष्ट्र में। मैं सम्मान पूर्वक ले रहा हूं महाराज, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन खाते हैं खोते हैं मतलब आई डोंट नो, बट है कुछ, लेकिन मैं कोई मर्यादा हनन नहीं कर रहा हूं। अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जो है, उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश अगर सरकार में आए तो महाराष्ट्र की शक्ल बदल देंगे। और जितनी निर्लज्जता का उन्होंने दुष्टता का परिचय दिया, उसका अगले सेंटेंस बोलते समय उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपने चेहरे को उन्होंने बिगाड़ रखा है, वैसे ही वो महाराष्ट्र के चेहरे को बिगाड़ देंगे। ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि जिसने भी इसको सुना, क्योंकि शरद पवार 84 साल के व्यक्ति हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, मोदी जी भी उनका सम्मान करते हैं, अमित शाह भी सम्मान करते हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनके खिलाफ कोई सुनना पसंद नहीं करता। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस की प्रेजेंस में इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है। अजीत पवार ने खुल के उसकी निंदा की, खुल के ये कहा कि साहब के खिलाफ इस प्रकार की बातें बिल्कुल अनुचित हैं और अगर ये करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और उन्होंने उसके बाद माफी मांगी, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा, क्योंकि शरद पवार के खिलाफ बोलकर उन्होंने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 10% वोट कम कर दिए थे। देखिए, एक बार मैंने वरुण गांधी को भी सुना, तो वरुण गांधी का भी एक व्यथा है जो किसी भी बच्चे की होगी। वरुण गांधी ने कहा कि मैं हूं तो भारतीय जनता पार्टी में, मेरी मां है, ये बात कर रहा हूं मैं आज से 7 साल पहले की, और मेरी मां भी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लोग गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे व्यथा होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे परेशानी होती है। कारण क्या है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री थे, जनता का स्नेह उनको प्राप्त था, जो राष्ट्र हित में पहले भी उन्होंने आंदोलन के अंदर 10 साल जेल के अंदर रहे, उनके परिवार ने अपनी सारी संपत्ति देश को दे दी और जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। गलतियां सबसे होती हैं, काम करता है तो कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छे किए कुछ गलत किए, वो सबके साथ होता है। लेकिन उनको जिस प्रकार से बीजेपी वाले दुष्प्रचार उनके चरित्र पे और सारी चीजों में करते हैं, तो इन्होंने कहा वरुण गांधी के मुझे भी कष्ट होता है, क्योंकि वो भी मेरे रिश्तेदार थे, मतलब दादा या नाना थे, तो मैं भी जब मेरे उनके खिलाफ भी लोग बातें करते हैं मुझे दुख होता है। तो एक प्रकार से अजीत पवार ने जो शरद पवार के चेहरे पर उन्होंने सदानंद जी ने टिप्पणी की है, वो मेरे ख्याल से वो अजीत पवार ने खुलेआम उसका विरोध किया और एक मैसेज दे दिया कि महायुति वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले इस प्रकार का प्रयास न करें जिससे हमारे समाज के वयोवृद्ध नेता शरद पवार का सम्मान न हो, उनका अपमान हो, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा हो जाएगी मराठवाड़ा में और पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर और विदर्भ के अंदर, और बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज इसकी निंदा हो रही। शरद पवार के चेहरे पर उन्होंने टिप्पणी की, क्योंकि आप नहीं जानते, भगवान नहीं जानता, भगवान ही जानता है कि किसको कब कौन सी बीमारी आ जाए। तो इसलिए हमें शरद पवार जी के सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, और सदानंद जी जो किया उसका मैं निंदा करता हूं। उन्होंने क्षमा मांगी, ठीक किया, ऐसे शब्द बोलते समय उनको 4 बार सोचना चाहिए था। तो अजीत पवार ने एक तो अपने चाचा के साथ खड़े होके ये संकेत दे दिया कि वहां की जो महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता और मर्यादाएं हैं उसका वो पालन करते हैं। इसके अलावा जो योगी जी ने जाके वहां स्टेटमेंट दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि उनका मेन प्लांक वो है। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहती है कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव बन जाए, जो कि बन नहीं रहा है, बना होता तो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन भी बन गया होता। लेकिन योगी जी अपनी आदत से लाचार हैं, बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान, अफजल खां, शिवाजी, पता नहीं क्या क्या अपना करते रहते हैं। लेकिन अजीत पवार ने जिस प्रकार से ये कहा है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता नहीं है और इस प्रकार के स्टेटमेंट मत दीजिए, और ये इस तरह की कन्वेंसिंग अगर करेंगे तो उचित नहीं होगा, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। बल्कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया कि उनकी जो सेना थी और उनके जो खुद अंगरक्षक थे वो एक दलित था और एक मुसलमान था,
और मुसलमान उनकी सेना में पठान रेजिमेंट हुआ करती थी और उन्होंने मुसलमानों से उन्हें घृणा नहीं थी बल्कि औरंगजेब क्योंकि एक आतताई शासक था इसके उनके खिलाफ थे। तो अजीत पवार ने वहां भी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की रुआई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कलई खोल दी। तीसरा जो अजीत पवार ने किया जो सबसे बड़ा दांव था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने नवाब मलिक के खिलाफ जिस प्रकार की बातें कही थी और जिस प्रकार से उनका चरित्रण किया था, ये कहा था कि वो दाऊद इब्राहिम के दाएं हाथ हैं, खास आदमी हैं, एंटी नेशनल हैं, प्रो पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या कहा था। उन नवाब मलिक को पहले तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए कहा, बाद में एन वक्त पे उन्हें टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया। और उनकी बेटी भी बगल के चुनाव क्षेत्र से जहां पहले नवाब मलिक विधायक हुआ करते थे तो नवाब मलिक भी एनसीपी अजीत पवार के टिकट पे लड़ रही है, सिंबल पे लड़ रही हैं, उनकी बेटी भी सिंबल पे लड़ रही है। अच्छा, और तो और अजीत पवार जाके वहां पे उनकी कन्वेंसिंग कर रहे हैं नवाब मलिक की खुली जीप में। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये उगलने निगलने वाली स्थिति भी नहीं है भाई। उन्हीं की महायुति का एक इंपॉर्टेंट घटक जो करीब 55 सीटों में चुनाव लड़ रहा है वो उस व्यक्ति की कन्वेंसिंग और उसकी बेटी की कन्वेंसिंग कर रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल कहती है, दाऊद इब्राहिम का दोस्त कहती है। तो एक और बात, एक प्रश्न हो रहा है मराठियों के दिमाग में कि क्या दाऊद इब्राहिम से भी सपोर्ट मिल गया है महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को कुछ कर नहीं पा रहे, वरना तो वो महायुति से अजीत पवार को बाहर निकाल के खड़ा कर देते। अच्छा, एक और इंटरव्यू आपने शायद देखा होगा जो अजीत पवार के भाई का है, सगे भाई का है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटा जो अजीत पवार के खिलाफ लड़ा है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। भाई दादी का मतलब हुआ अजीत पवार की, और वो भाई साहब जो बोल रहे थे उनकी माँ, और माँ उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो वो अपनी दादी के पास गया, उन्होंने कहा साहब इस तरह शरद पवार कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और अजीत पवार चाचा जी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो दादी ने कहा कि नहीं बिल्कुल लड़ो, मैं इस पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और शरद पवार साहब जो है वो उस एरिया के साहब हैं और उनकी मर्यादा और उनके किसी चीज के खिलाफ, तभी अजीत पवार ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मेरे से गलती हो गई जब मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था, लेकिन गलती नहीं की थी, वो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। लेकिन आज के तारीख में अजीत पवार जिस प्रकार से डेंट कर रहे हैं महायुति को, वो डेंट उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो महाविकास आघाड़ी कर पा रही है, जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले कर पा रहे हैं। तो अजीत पवार ने एक प्रकार से अपने सारे केसेस वापस करा लिए, वित्त मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया, अपने लोगों को पैसा दिला दिया, उससे अपने समर्थन को कायम रखा। और उसके बाद जब सारे टिकट का वितरण हो गया, नॉमिनेशन विड्रॉ करने की डेट निकल गई, उसके बाद रोज जिस प्रकार से वो महायुति पे आक्रमण कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जितना नुकसान अजीत पवार महायुति का कर रहे हैं उतना तो विपक्ष महाविकास आघाड़ी भी नहीं कर पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सहमत हो तो बताइएगा, नहीं सहमत हो तो बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।